हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इस क्लास में क्लास 10th के लिए बायोलॉजी। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या है कि बोर्ड आने वाले हैं, है ना। मान के चलो नवंबर शुरू हो गया है, ठीक है, क्योंकि अभी इस मंथ के शायद 5 से 6 दिन बचे हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो नवंबर मान लो आ गए, तो हमारे पास क्या है, नवंबर है, दिसंबर है और जनवरी है, जिसमें हमें खूब सारी प्रैक्टिस करनी है और चीज़ों को रिवाइज करना है, जिसके साथ साथ हम क्या करें, रिवाइज कर लें और हमारा एक स्कोर अच्छा बनता है। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर से। आप टेलीग्राम पे कनेक्टेड हो तो इसके आपके नोट्स भी मिल जाएंगे और आपको इसका ओपिनियन भी मिल जाएगा। ठीक, चलिए अभी हम आगे शुरू करने वाले हैं कि इसमें हम पढ़ क्या रहे हैं, एग्जैक्ट लाइफ प्रोसेस है क्या, कि हमारी लाइफ में जो जो प्रोसेसेस हो रही हैं हमें उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखो एक क्राइटेरिया आता है कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, हम कैसे पता करें, है ना। तो वो कोई चीज़ जो मूव कर रही है, ग्रो कर रही है, ब्रीथ कर रही है ना, वो सभी चीज़ें क्या होंगी, हमारी लिविंग होंगी। जैसे यहाँ देखो ये प्यारी सी बर्ड है जो हमें फ्लाई करते हुए दिख रही है ना। तो इससे क्या पता लगा कि ये लिविंग है। ये क्या है, एक फिश है जो क्या कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है और साथ में रिस्पायर भी कर रही है, ब्रीद कर रही है। ठीक है, तो क्या पता लगा इससे हमें कि ये लिविंग है। तो इस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। बट कुछ ऐसी भी प्रोसेसेस होती हैं हमारी बॉडी में, जैसे एक सेल से 2 सेल्स का बन जाना, उनका डिवीजन होना। ठीक है, ये सारी चीजें हमें नहीं दिखती हैं ना, जो हमारे लिए विजिबल नहीं है, लेकिन स्टिल क्या है, वो हम लिविंग थिंग्स हैं, हमारी बॉडी में हो रही हैं प्रोसेसेस। ठीक है, तो देखो लाइफ प्रोसेसेस क्या है, लाइफ प्रोसेसेस लाइफ की वो बेसिक प्रोसेस हैं जो मेंटेन करनी पड़ती हैं लाइफ को लिविंग रहने के लिए ना। तो कुछ प्रोसेसेस हैं, कौन कौन सी हैं, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है और एक्सक्रीशन है, कि ये 4 चीजें हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं, जिनसे हम लिविंग रहते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, आ गया हमारा, पहला आ गया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या हो गया, न्यूट्रिशन में हम देखेंगे क्या चीजें हैं, कैसे हैं। ये क्या है, ये प्रोसेस है जिसमें हम फूड को क्या करते हैं, अपने अंदर लेते हैं और उससे हम एनर्जी निकालते हैं, है ना। उससे एनर्जी निकालते हैं, उससे न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स का हम यूज करते हैं ताकि हमारे जो भी बॉडी के टिश्यू हैं वो रिपेयर करने के काम आ जाए और हमें जो एनर्जी मिलेगी उससे हम कोई काम कर पाए। ठीक है, रिपेयर इन द सेंस, हमें चोट लगी, हमें हमारे जहाँ पे भी चोट लगी है उस चोट पे हमारे जो टिश्यूज हैं वो डैमेज कर चुके हैं। अब ये ज़रूरत है कि हम उन टिश्यूज को वापस से रिपेयर करें, है ना। तो उन्हें रिपेयर करने के लिए हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारी चीज़ों की नीड पड़ती है जो हमें न्यूट्रिशन से ही मिलेगी। ठीक है, उसके बाद है रेस्पिरेशन। इनको हम अभी आगे जाके ब्रॉडली पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है और एक्सक्रीशन क्या है। अभी के लिए न्यूट्रिशन ज़रूरी है, इसलिए हम न्यूट्रिशन को मैंने यहाँ पे डीपली समझाया था थोड़ा सा, लेकिन आगे हम न्यूट्रिशन भी पढ़ने वाले हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है, ये प्रोसेस है जिसमें हम फूड को टेक कर रहे हैं, उससे हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, सेल्स रिपेयर हो रहे हैं या जो भी पार्ट डैमेज है वो रिपेयर हो रहा है और हमें इससे एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो चलो इसकी डेफिनेशन को भी तुम रीड कर लो। ये क्या है, न्यूट्रिशन, ये एक प्रोसेस है ऑफ टेकिंग फूड। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी आर फॉर ग्रोथ, कि बॉडी को आप बिल्ड कर रहे हो ग्रोथ कराने के लिए। ठीक है, और उसका रिपेयर करा रहे हो अगर कोई भी टिश्यू या पार्ट डैमेज हो रहा है। हाँ, और हमें क्या है, उससे एनर्जी मिल रही है। दूसरी चीज क्या है, लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, है ना। क्या है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल क्यों कहा गया, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज बन रहा है वो किसका बना हुआ है, C6H12O6 का। तो यहाँ क्या है कि कार्बन सबसे ज्यादा अमाउंट में आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम ग्लूकोज का यूज कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि हमारी जो लाइफ है ये कार्बन बेस्ड लाइफ है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल जो होता है वहां पर हमारा कार्बन ही प्रेजेंट होता है। ठीक, ये हो गया न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। देखो अब न्यूट्रिशन लेने के भी हमारे पास 2 तरीके होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेट्रोट्रॉपिक। देखो अब यहाँ पर हमने पहले भी जब हम क्लास 9th का हमने पढ़ा है तो हमने क्या किया है, हमने देखा है, हमने वर्ड्स को तोड़े हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें नहीं, देखो ऑटो, ऑटो मतलब खुद, ठीक है, ट्रॉपिक मतलब बनाना।
तो वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, यानी खुद से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। हेट्रोट्रॉपिक मतलब, हेट्रो मतलब होता है वो जो वर्ड नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, या दूसरे पर डिपेंडेंट है। ट्रॉपिक मतलब खाना, फूड लेना है, तो न्यूट्रिशन की मतलब वो किसी और पे डिपेंडेंट हो रहे हैं फॉर द फूड, ठीक है। अब देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स में क्या आ गया, ये न्यूट्रिएंट्स है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है खुद का फूड, सिंपल इनऑर्गेनिक बना रहा है सब्सटेंस से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके और वाटर का यूज करके वो अपना फूड बना रहा है, ठीक है। उसको जरूरत किस चीज की है, सनलाइट भी चाहिए उसको, साथ में क्लोरोफिल भी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन आ गया जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो भाई ग्रीन प्लांट आ गए, क्योंकि ग्रीन प्लांट के पास क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है ना, तो वो अपना फूड खुद से बना रहा है। दूसरी चीज यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना फूड खुद से ही प्रिपेयर करते हैं, ठीक। अब देखो आ गया हेट्रोट्रॉपिक, इसमें क्या है, ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, कि या तो वो डायरेक्टली प्लांट को खा लेते हैं या फिर वो प्लांट को कुक करके या इनडायरेक्ट जो भी फॉर्म है उससे उन्होंने उससे न्यूट्रिएंट्स लिया। तो इसमें क्या आ गया, ऑल एनिमल्स आ गए, फंगाई आ गए और कुछ बैक्टीरिया आ गए जो ऐसा शो करते हैं। तो देखो अब जो होलोजोइक है वो भी हमारे पास 3 टाइप का है, कौन कौन सा है, चलो हम देखते हैं। ये है सैप्रोफिटिक, ठीक है। सैप्रोफिटिक क्या होता है, वो ऑर्गेनिजम्स जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को फीड करते हैं, उन पे खाना खाते हैं, उनको खाना खाते हैं, ठीक है। दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट, कि उसको बाहर ही बॉडी के तोड़ देते हैं फिर उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो एग्जाम्पल कौन कौन सा आ गया, मशरूम आ गया, ब्रेड मोल्ड आ गया, ईस्ट आ गया और कुछ बैक्टीरिया आ गए जो ऐसा करते हैं, ठीक। अब यहाँ है होलोजोइक, होलो मतलब इस वर्ड का नाम तोड़ेंगे ना, होलो मतलब जो पूरा, ठीक है, जोइक मतलब अंदर ले ले खाने को, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट्स इन विच फूड इज डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब इन इट, कि वो पूरी तरह से खाने को पहले अंदर लेगा बॉडी के अंदर, ठीक है, जितना भी वहां पर फूड होगा उसके बाद वो उसका एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, बर्ड्स, कुछ फिशेस और कुछ ह्यूमंस भी होते हैं, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे पैरासिटिक क्या है। पैरासिटिक मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो किसी लिविंग बीइंग के ऊपर रहेंगे, ठीक है, उनको किल नहीं करेंगे, उनके ऊपर रह के आराम से मस्त खाना खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, ठीक है। मतलब उनको कोई काम नहीं करना है, उनको वहां से न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, वो आराम से बैठे रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, मस्त घूमेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उस वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे वो फूड ले रहा है उसको क्या कहते हैं, उसको हम होस्ट कहते हैं। लेकिन क्या वो उसको किल करता है, नहीं, विदाउट किलिंग देम, कि मतलब ये उसको मारेगा नहीं और वहां से न्यूट्रिएंट्स लेता रहेगा। तो एग्जाम्पल क्या आ गया, एक कस्क्यूटा आता है, ऑर्किड्स आते हैं, टिक, क्लाइज और लीचेस। टिक मतलब आप कह सकते हो वो जुए वगैरह होते हैं ना हमारी बॉडी में, हमारे ऊपर रहते हैं, आराम से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं ब्लड से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ करना ही नहीं है ना। तो ये है पैरासिटिक का एग्जाम्पल। यहाँ देख रहे हो लाइसेस आ गए, डॉग के ऊपर टिक रहते हैं, ये सारे एनिमल्स है ना, ये कैसे हैं, ये हमारे पैरासिटिक हैं, ठीक है। पैरासिटिक इन नेचर मतलब किसी और पे रह के अपना मस्त मौज जी रहे हैं। ये आपका चार्ट है, आप इसको देख सकते हो, यहाँ पर ये क्लियर नहीं है बट जब आपको नोट्स मिल रहे हैं तब यहाँ वहां पर ये क्लियर है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एक जो प्लांट है वो अपना न्यूट्रिएंट्स कैसे ले रहा है, कैसे वो फूड प्रिपेयर कर रहा है ना। तो ये हमने पढ़ा है बचपन में ही, फोटोसिंथेसिस सबने पढ़ रखी होती है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, ये प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना फूड खुद बनाता है। तो देखो यहाँ पर भी डेफिनेशन लिखी है, भाई कई बच्चे होते हैं उनको डेफिनेशन पढ़ना पसंद होता है। इन विच प्लांट प्रिपेयर फूड यूजिंग, क्या करते हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही ये फूड बना सकते हैं। फूड जो बनाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है और स्टोर किस में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये सब प्रोसेस में क्या हो रहा होता है कि ऑक्सीजन रिलीज हो रहा होता है, ठीक। आपके लिए ना ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मत भूलना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि
कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है? एटमॉस्फेयर में है। प्लांट ने इसको एब्जॉर्ब किया थ्रू स्टोमेटा या जो भी चीजें है ना, स्टोमेटा से ये एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर कहाँ से मिला? रूट से मिला। ठीक है, ये रूट से मिला। अब क्या हुआ? सनलाइट आई। सनलाइट ने क्या किया कि वाटर को ब्रेक कर दिया पार्ट्स में। ठीक है, ब्रेक किस में किया? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि इसने ब्रेक किया इसको हाइड्रोजन में, और हाइड्रोजन में किया और ऑक्सीजन में कर दिया। ठीक, H2 में और ऑक्सीजन में। तो ये ऑक्सीजन जो बना ये तो लिबरेट हो गया, कि मतलब ये बाहर एटमॉस्फेयर में निकल गया, लेकिन ये तो है ना, इसका हम आगे यूज करेंगे। तो देखो सनलाइट का यूज हुआ, तो सनलाइट के लिए या कभी भी हम एनर्जी की बात कर रहे हो तो हम वर्ड यूज करते हैं फोटो। फोटो उसी के लिए जो लाइट से हमें मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ है? वाटर मॉलिक्यूल टूटा है, तो किसी भी टूटने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं लिसिस। ठीक है, तो यहाँ वाटर के साथ क्या हुआ है? फोटोलिसिस हुआ है ना, कि वाटर को आपने ब्रेक किया हुआ है, किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक किया हुआ है। ठीक, तो उसको हमने कहा फोटोलिसिस। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई वाटर ये ब्रेक हो गया। अब जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है इसका होगा रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? रिडक्शन ऑक्सीजन का वहां से हटना है ना, और हाइड्रोजन का ऐड हो जाना आपका रिडक्शन है। तो यहाँ देखो नेक्स्ट में क्या हुआ कि क्लोरोफिल होना ही होना चाहिए खाना बनाने के लिए, तो है। यहाँ देखो क्या हुआ, कार्बन था, कार्बन के साथ हमारा हाइड्रोजन जुड़ गया, ऑक्सीजन तो पहले से था ना, तो यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन इज ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक, और अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ हम 6 इंटू करें तो क्या 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 6 ही ऑक्सीजन है, तो मतलब ऑक्सीजन गया है, तो रिडक्शन ऑक्सीजन वाले से भी हुआ है। या तो आप कह लो कि हाइड्रोजन आके जुड़ा तो भी रिडक्शन है, या तो कह लो कि ऑक्सीजन यहाँ से गया तो भी आपका रिडक्शन ही हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और क्या हुआ? वाटर मॉलिक्यूल बन गया और साथ ही साथ आपका ऑक्सीजन भी बन गया, जो हमारा एटमॉस्फेयर में लिबरेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ देख लो भाई लिखा है, ये भी पढ़ लो। एब्जॉर्प्शन हुआ लाइट का, उसको किसने एब्जॉर्ब किया है? क्लोरोफिल ने किया है। लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया गया किसमें? केमिकल एनर्जी में, यानी लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में, जो हमने लॉ पढ़ा है, एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कि एक फॉर्म से एनर्जी हमेशा दूसरे फॉर्म में ही कन्वर्ट होती है, कभी ऐसा नहीं होता कि कहीं से एनर्जी बन रही है और कहीं पर डिस्ट्रॉय हो रही है। ठीक है, इसने क्या किया? वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, रिडक्शन हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड का, और वहां पर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो गया है। तो यहाँ देखो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले लिया लीफ ने, सनलाइट आई, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, और इस लीफ ने फोटोसिंथेसिस कर लिया, और साथ ही जो ऑक्सीजन था वो बाहर निकल गया, और जितना फूड बना आपका वो स्टार्च के फॉर्म में पूरे प्लांट में स्टोर हो गया। ठीक है, अब क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो लीव्स में प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर हम किसी लीफ को माइक्रोस्कोप से देखते हैं, वहां में डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के ही अंदर हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन डायग्राम्स पे आपको जाने की कोई खास जरूरत नहीं, ये वाला डायग्राम आपका अच्छा है, इस डायग्राम से हम समझेंगे। ठीक है, देखो ये होती है आउटर मेम्ब्रेन एक क्लोरोप्लास्ट, ये होती है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर देखो कुछ ये थैलेकॉइड लगे हुए होते हैं ऐसे ऐसे, यहीं पर क्या है आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट है। देखो इनर मेम्ब्रेन हो गई, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गई है थोड़ी सी, और इसके अंदर देखो यहाँ पर एक लिक्विड फिल्ड है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, ये ग्रानम है, ग्रानम एक साथ कहेंगे इनको। ठीक है, और एक को हम थैलेकॉइड कहेंगे। एक समझ लो, आप सिक्कों को समझ लो, एक के ऊपर एक सिक्के रखते हैं तो एक सिक्के को हम कहते हैं थैलेकॉइड। जब बहुत सारे सिक्के हमने अरेंज कर दिए तो इसको हम कहेंगे ग्रानम। ठीक है, इनको जो आपस में कनेक्ट करता है इसको हम कहते हैं लैमेला। ठीक है, और ये ल्यूमेन कहते हैं, इसके अंदर जो भी है वो ल्यूमेन प्रेजेंट होता है। ठीक, अब देखो आखिर कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को आपका एक स्टोमेटा या जो भी है वो कैसे उसको अंदर अपने ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हो रहा है कि वाटर का कंटेंट क्या है, अंदर हाई है सेल के अंदर। जब ये हाई है वाटर कंटेंट तो हमने पढ़ा है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है भैया? ऑस्मोसिस होता है
मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, है ना। तो क्या हुआ कि हायर कंसेंट्रेशन अंदर है तो हायर से लोअर की तरफ आपका क्या होगा, वाटर कंटेंट मूव कर जाएगा। ठीक है, वाटर कंटेंट मूव कर गया, इससे क्या हुआ कि सेल जो था वो श्रिंक कर गया। श्रिंक करने के साथ साथ एटमॉस्फेयर में क्या है, हाई CO2 कंटेंट है। क्यों हाई CO2 कंटेंट है, हम लोग रेस्पायर कर रहे हैं, हमारे रेस्पिरेशन की वजह से, हमारे ब्रीदिंग की वजह से क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से हमारे बाहर निकल रहा है। तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया कंटेंट, तो इसका मूवमेंट हो गया इधर से इधर। तो इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कह दिया डिफ्यूजन, है ना, कि गैस का कभी भी मूवमेंट हुआ तो हम उसको डिफ्यूजन बोल दिया हमने। तो आई होप कि तुम्हें ये समझ में आया हो कि कैसे यहाँ पर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अब स्टोमेटा देखते हैं क्या है। स्टोमेटा क्या है, ये टाइनी पोर्स है, यानी छोटे छोटे ऐसे टाइप के छेद प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, लीव्स पर प्रेजेंट है। ये क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराते हैं। ठीक है, इनमें क्या है, हमेशा पेयर ऑफ गार्ड सेल्स होते हैं, यानी दो होते हैं। ठीक है, जो कंट्रोल करते हैं स्टोमेटा को ओपन या क्लोज होने में। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। देखो ये है हमारे गार्ड सेल्स। ठीक है, किडनी शेप्ड होते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, ये क्या है, ये जो बीच में छेद बना ये आपका स्टोमेटा है, ये स्टोमेटल पोर है, दोनों चीज कह सकते हो आप। ठीक है, और ये जो बाहर के सेल्स हैं इनको हम एपिडर्मल सेल्स कहते हैं। देखो होता क्या है, जब वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है इस साइड पर, ठीक है, तो ये अंदर की तरफ मूव कर गया, तो मतलब क्या हुआ, सेल अब क्या करेगा, फूल जाएगा। फूलने की वजह से क्या होगा, ये जो पोर है ये बड़ा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जितना कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारा अंदर चला जाएगा, है ना। और जब वाटर का कंटेंट इधर ज्यादा हो गया तो वो बाहर वाटर चला जाएगा, है ना। और जब बाहर वाटर गया तो क्या होगा कि ये बंद हो जाएगा पोर, तो अब कोई भी उसका एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। देखो ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सो क्लियर, बट आपको दिख रहा होगा कि ये हमारी गार्ड सेल्स हो गए प्रेजेंट है, ठीक, और यहाँ पर आपके साथ साथ पोर प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि वाटर का जब अंदर ज्यादा हुआ बाहर कंटेंट, बाहर से अंदर वाटर का ट्रांसफर हुआ, सेल फूल गए, सेल के फूलने से क्या हुआ कि स्टोमेटल पोर बढ़ गया। जब ये बाहर अंदर ज्यादा था वाटर कंटेंट तो अंदर से बाहर मूव कर गया, और यहाँ पर क्या हुआ, सेल अब आपका श्रिंक कर गया, है ना। ठीक है, तो आई होप कि आपको प्लांट का सब कुछ समझ आया होगा। इन केस कुछ नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब आता है न्यूट्रिएंट्स इन अमीबा, कि एक अमीबा कैसे न्यूट्रिशंस लेता है। तो हमने क्या पढ़ा था, क्या अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिएंट्स लेता है। हाँ भैया, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन लेता है। तो अमीबा होता कैसा है, ये यूनिसेल्युलर एनिमल है। यूनि मतलब सिंगल, सेल्युलर मतलब एक सेल से बना हुआ आपका ये ऑर्गेनिजम्स होता है। ठीक, ठीक है, तो ये क्या था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं कि सिंगल सेल है, ये लिविंग इन वाटर है। ठीक है, ये देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं, यानी ये जैसे हमारी फिंगर्स होती है ना वैसा ये प्रोजेक्शंस बनाते हैं, जिनको हम फॉल्स हैंड भी कहते हैं या फॉल्स फीट कहते हैं। ठीक है, इनका नाम क्या होता है, स्यूडोपोडिया कहते हैं इनको, जो क्या करते हैं, फूड वैक्यूल्स को पकड़ लेते हैं। ठीक है, उसका डाइजेशन ये लोग करते हैं और एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। अब जो देखो अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, हमारी बॉडी के लिए एक्सक्रीट है, एक्सक्रीटा है कि हमारी बॉडी के लिए खराब है, ठीक है, उसको ये बॉडी से बाहर भेज देते हैं सेल सरफेस से। देखो इस इमेज से तुम्हें समझ आएगा, न्यूट्रिएंट्स हैं देखो यहाँ पर ये सॉरी अमीबा है, ठीक है, अमीबा में न्यूक्लियस है। देखो इसने क्या किया, इस स्टेज में इसने फॉल्स फीट बना लिए या फॉल्स हैंड बना लिए, इनको हमने क्या कहा, स्यूडोपोडिया कहा। ठीक है, इसने स्यूडोपोडिया लिया, स्यूडोपोडिया ने क्या किया, आके जुड़ गया और इसने अंदर एक फूड वैक्यूल बना लिया, इसको हमने क्या कहा, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल को इसने अंदर रखा, यहाँ पर इसका डाइजेशन हुआ, एसिमिलेशन हुआ, जो भी है। अब देखो कोई ऐसा पार्टिकल था जो रह गया, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, ठीक है, तो इसने इसको अपनी सरफेस से ही बाहर भेज दिया। अब है न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग हम लोग, हाउ वी टेक न्यूट्रिशन, हम कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, है ना। तो ह्यूमन क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा बाकायदा। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा था ना कि सेल्स हमारे स्मॉलेस्ट होते हैं, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से हमारा बनता है क्या, ऑर्गन,
ऑर्गन से बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम, है ना। तो ऐसे ही क्या है, हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, ऑर्गन्स हैं, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, अल्टीमेटली जाके ऑर्गन सिस्टम बना लिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक एलिमेंट्री केनाल प्रेजेंट होती है जो हमारे माउथ से लेके हमारे एनस तक प्रेजेंट होती है। इसमें बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करती हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि ये कैसा है, क्या है। इस फिगर में भी साफ दिख रहा है, चलो इसमें देख लेते हैं। देखो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है माउथ से शुरू होता है, इट इज अप्रॉक्स 9 मीटर लॉन्ग। आई डोंट नो एक्यूरेटली बट 9 मीटर के आसपास ही होती है। ठीक है, माउथ से शुरू हुआ। माउथ में हमारे पास प्रेजेंट है सलाइवरी ग्लैंड। पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको रीड भी हम कर लेंगे अगर इन केस आपको नीड है। देखो माउथ से क्या होता है, हम क्या करते हैं, फूड इनटेक करते हैं ना, यहाँ से हम फूड को खाते हैं। हमने खाया, खाने के साथ साथ क्या हुआ, हमारे माउथ में सलाइवा बना, है ना। सलाइवरी ग्लैंड ने क्या किया, सलाइवा बनाया। सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करती है, डाइजेशन कराती है। किसका डाइजेशन कराती, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराती। तो ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ना, ये हमारी बॉडी जो भी हमने खाया है उसमें 30% तक की कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ये करा देता है। ठीक है, माउथ में ही। तो मतलब कराता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट को ये ब्रेक करा देता है सिंपल शुगर में। भाई कार्बोहाइड्रेट भी तो शुगर ही है, तो ये सिंपल शुगर में उसका कन्वर्जन करा देता है। तो फूड हमने खाया, माउथ में टीथ है, टीथ से उसका मैस्टिफिकेशन हुआ, टंग है, टंग ने सलाइवा और फूड को आपस में मिक्स कराया। ठीक है, मिक्स कराने के बाद क्या हुआ कि सलाइवा बना था, सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज था, उसने क्या किया 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करा दिया माउथ में ही, कि कार्बोहाइड्रेट को उसने सिंपल शुगर में कन्वर्ट करा दिया। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। तो देखो हमारे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, इसमें दो चीजें प्रेजेंट है, एक फूड पाइप प्रेजेंट है, एक विंड पाइप प्रेजेंट है। तो फूड पाइप वो पाइप जहां से फूड आगे जाएगा, और विंड पाइप वो जहां से एयर आगे जाएगी। भाई हम रेस्पिरेशन भी तो करते हैं, क्योंकि हमारा जो नेजल पाथवे है और जो हमारा माउथ का पाथवे है वो एक ही जगह पर आके मिल जाता है ना। तो क्या है वो पॉइंट जहां पर लैरिंग्स और फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या है, फूड पाइप है हमारा, या इसको हम दूसरा नाम से कौन से जानते हैं, इसको हम जानते हैं ईसोफेगस से, है ना। ईसोफेगस है या फूड पाइप कह लो। तो इसमें क्या हो रहा है कि फेरिंग्स और यहाँ लैरिंग्स पे आपका एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। देखो इस वाले में दिखाया होगा है। ये देखो यहाँ पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसका नाम होता है एपिग्लॉटिस। क्या नाम है, एपिग्लॉटिस। ये क्या करता है, इट हेल्प्स कि जो फूड है हमारा वो कभी भी विंड पाइप में ना जाए, है ना। ये हमेशा कवर करता है, काम करता है किसका, ढकने का, ढक्कन टाइप का है कह सकते हो। ठीक है, तो ये कवर करता है, कभी फूड पाइप को करेगा, कभी विंड पाइप को करेगा। कि जब हम खाना खा रहे हो तो ये विंड पाइप को कवर कर देगा कि क्या होगा, आपका जो फूड है वो कभी भी विंड पाइप में नहीं जा पाए, है ना। इसलिए यहाँ पर इसका काम होता है। ठीक है, अब क्या है, ये फूड पाइप आगे चला गया, ठीक है, जिसको हमने ईसोफेगस कहा था। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ होता है पेरिस्टालिटिक मूवमेंट, या लिख लो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। तो इसमें क्या है, फूड धीमे धीमे करके आगे बढ़ता है। जैसे सॉसेज शेप का समझ लो कि फूड रहता है पाइप में और आप उसको पुश कर रहे हो। जैसे क्या होता है कि जब टूथपेस्ट वगैरह खत्म हो जाते हैं तो आप एट द एंड, मोस्ट ऑफ द पीपल डू दिस, कि क्या होता है कि आप जब खत्म हो जाता है आप उसको दबा दबा के निकाल रहे हो, या उसको किसी चीज से आप पुश करके आगे निकाल रहे हो। तो जिस टाइप का वहां पर आपको मोमेंट देखने को मिलता है, सेम वो यहाँ पर भी हो रहा होता है। ठीक है, और ये पेरिस्टाल्टिक मोमेंट जो होता है ये होता कैसा है, ये भैया इनवॉलेंट्री होता है। मतलब हमारे हाथ में नहीं होता कि हम जब चाहें तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, हम जब चाहें तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जैसे ही हमने फूड खाया, हमारे फूड खाने के बाद में वो शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं ना हमने यहाँ तक खा लिया बस हमने रखा है, भाई अब हमारा मूड नहीं है, अभी हम थक गए हैं, तो मतलब हमारा जब मन आएगा तो हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करेंगे, नहीं आया तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये इनवॉलेंट्री है। अब क्या, अब खाना कहाँ जाएगा, अब खाना जाएगा हमारा प्यारा सा जे शेप का बैग है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं।
कैसा है, जे शेप का है। ठीक, स्टमक में खाना जाएगा, यहाँ पर हमारा फूड जो होता है 4 to 5 आवर तक रहता है। ठीक है, 4 to 5 आवर तक रहता है। हमारा जो स्टमक है यहाँ पे कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है। गैस्ट्रिक ग्लैंड होती कहाँ है, मतलब ये जो हमारा ये पाइप है ना, पाइप में ही एसोसिएटेड होती, मतलब वहीं पे लगी हुई है। गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारी कुछ चीजें सिक्रीट करता है। कौन कौन सी चीजें, पहला तो ये सिक्रीट करता है HCl। HCl क्या है भैया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाईली एसिडिक इन नेचर, कि ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि जब हमने फूड खाया वो एसिड में डाइजेस्ट हो गया, तो क्यों हमारे स्टमक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, यानी हमारी स्टमक के वॉल को क्यों ये हार्म नहीं करता। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, यही इन्होंने ही म्यूकस बना रखा है, यानी हमारी स्टमक के यहाँ पर हम अगर शो करें रेड कलर से कि देखो यहाँ पर इन्होंने लाइनिंग बना रखी है म्यूकस की। ठीक है, तो ये म्यूकस क्या करता है कि ये हार्म नहीं होने देता है, ये जितना भी एसिड सिक्रीट होगा हमारे स्टमक को ये बचा लेगा। ठीक है, उसके बाद सिक्रीट होता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, ये एक एंजाइम है। ठीक, एंजाइम पेप्सिन है, लेकिन पेप्सिन तब तक काम नहीं करेगा जब तक HCl नहीं होगा। HCl मतलब पेप्सिन हमेशा एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। ठीक, अब P से है तो मतलब P से कुछ ही P से डाइजेस्ट करेगा, तो P से कौन सा है जो हम खाते हैं, वो है हमारे पास प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन वो है जो हमें डाइजेशन कराएगा, पेप्सिन। हाँ, तो हमने स्टमक तक पढ़ लिया। ठीक है, अब स्टमक के बाद भी तो खाना आगे जाएगा ना, तो अब खाना जो आगे जाएगा वो जाएगा हमारा ड्यूडेनम में। ठीक है, ड्यूडेनम में क्या हो रहा है, लीवर में बना है हमारा बाइल जूस। ठीक है, ये हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, उनको लगता है बाइल जूस हमारा गॉल ब्लैडर में बनता है, नहीं ऐसा नहीं होता। बाइल जूस हमारा लीवर में बनता है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो लीवर में जो बाइल जूस बना था वो आ जाएगा ड्यूडेनम में, और पैनक्रियाज से कुछ आएगा पैनक्रियाटिक जूस। क्या आएगा, पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आगे जो पैनक्रियाटिक जूस होगा, पैनक्रियाटिक जूस में हमारा प्रेजेंट होगा ट्रिप्सिन। ठीक है, और साथ ही प्रेजेंट होगा लाइपेज। और जो बाइल जूस आया ये क्या करेगा, ये हमारे फैट को डाइजेशन कराने में हेल्प करेगा, जितना भी फैट ग्लोब्यूल होगा उसको। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट कराएगा, और लाइपेजेस क्या करेंगे, जितना भी जो भी कार्बोहाइड्रेट बचा है, कोई ऑयल है, कुछ ऐसा आपने खाया है, वो सब कुछ। ठीक, उसके बाद फूड अब क्या हो गया, डाइजेशन पूरी तरह से हो गया है, अब आपको कराना है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कराने के लिए क्या है कि आगे जाएगा खाना। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इलियम में, यहाँ जाएगा खाना। यहाँ क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, उनको क्या कहते हैं हम, उनको कहते हैं विलाई। इन विलाई में क्या है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, तो जो भी खाना आपने खाया है ये उसका एब्जॉर्प्शन करेंगे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन करके पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करा देंगे। उसके बाद क्या है, अब इलियम से खाना चला गया आपका जेजुनम वगैरह में, जो भी पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां पर। उसके बाद अब यहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड बच गया कि जो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, उसको क्या करेंगे, हम भेजेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। ठीक है, तो सीकम और कोलन में गया खाना, वहां पर क्या हुआ कि जितना भी जो भी एक्सेस वाटर है, वहां पर एक्सेस वाटर को वापस से बॉडी रीएब्जॉर्ब करा लेती है, क्योंकि उसको वेस्ट नहीं कराना वाटर को ना, तो रीएब्जॉर्ब करा लेती है। और रीएब्जॉर्ब कराने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचा है वो जाके रेक्टम में स्टोर हो जाता है। ठीक, और जब भी बॉडी को लगता है कि ना अभी रेक्टम फुल हो चुका है और हमें उसको बॉडी से बाहर निकालना है, तो वो बॉडी से उसको बाहर निकाल देती है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बाकी हम आगे अभी थ्योरी में भी देखते हैं कि कैसे हुआ। तो देखो पढ़ लो यहाँ पे, द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय टीथ एंड मिक्स विद सलाइवा विद द सलाइवरी ग्लैंड। कि दांतों से हमने फूड को काट लिया, सलाइवरी ग्लैंड हो गई। ठीक है, सलाइवा में आपकी एक एंजाइम है जिसको हम क्या कहते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या कर रही है, स्टार्च इनटू शुगर, यानी वही कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करा रही, किसमें, शुगर में करा रही। उसके बाद खाना कहाँ चला गया, ईसोफेगस में चला गया। ठीक, अब चलो आगे देखते हैं। ईसोफेगस में गया, यहाँ क्या है, स्टमक में गया ईसोफेगस के बाद। तो ईसोफेगस में कोई भी ग्लैंड नहीं प्रेजेंट है, कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, कुछ भी वहां पे डाइजेशन नहीं हो रहा है।
अब क्या हुआ, गैस्ट्रिक ग्लैंड था जिसने गैस्ट्रिक जूस बनाया स्टमक में, ठीक है। यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट है पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना और कुछ म्यूकस बना, ठीक है। पेप्सिन क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है प्रोटीन को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर रहा है, एसिडिक बना रहा है, यानी वहां के आसपास के माहौल को एसिडिक बना रहा है। उसके बाद म्यूकस क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है वॉल ऑफ द स्टमक को। किससे, एसिड से प्रोटेक्ट कर रहा है, HCl से प्रोटेक्ट कर रहा है। अब क्या है, अब खाना कहाँ गया, अब खाना गया, फूड इज मिक्स विद बाइल और पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। बाइल क्या कर रहा है, फैट को तोड़ रहा है छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में। पैनक्रियाटिक जूस में क्या है, ट्रिप्सिन और लाइपेजेस प्रेजेंट है जो ब्रेक कर रहे हैं किसको, प्रोटीन को और फैट को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक। इतना समझ में आया। अब आगे देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होता है। इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है कि वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, फैट को फैटी एसिड्स में और प्रोटीन को अमाइनो एसिड में वो कन्वर्ट करा देता है, ये इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है जिनको हम विलाई कहते हैं। इसमें क्या है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। ये क्या करती है, इंक्रीज करती है, सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, यानी किसी भी चीज का अगर हमें एब्जॉर्प्शन कराना है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा ही वो चीज एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक। अब क्या हुआ कि जो भी आपका एब्जॉर्ब हुआ है उसको हमें हर बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाना है, तो वो ब्लड वेसल्स के थ्रू सारी जगह चली जाएगी। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ गया, वो चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है कि वाटर इज एब्जॉर्ब्ड एंड द वेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड, कि जो वाटर नहीं एब्जॉर्ब हुआ या जो भी चीज थी वो वेस्ट जो बची वो बॉडी के बाहर चला गया। आई होप तुम्हें इतना सब कुछ समझ आया हो। इफ तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो तुम उसको कमेंट करो बिलो, ठीक है, हम उसको आंसर करेंगे एज सून एज पॉसिबल। अगर ये लेसन समझ आया है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना इफ़ यू आर न्यू, ठीक है। बाकी आप इफ़ यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद टेलीग्राम, नो नीड टू कनेक्ट इट अगेन, ठीक है। बाकी नहीं हो तो टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाओ, लिंक तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर कनेक्ट हो जाओगे तो आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। सो एज यू नो कि जिसने भी क्लास 9th के लेक्चर्स को अटेंड किया होगा, जिनको बेसिक नहीं क्लियर है, आप वहाँ से बेसिक क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बाकी मतलब जैसे आपको पता है कि क्लास 9th में भी मैंने हर एक चैप्टर के बाद, अभी तक हमने सेल कंप्लीट कर लिया है, टिश्यू कंप्लीट कर लिया है, तो उनके लिए मैंने आपको एक ओपीएन प्रोवाइड कराया। ओपीएन मतलब 1 पेज नोट, कि आप पूरे चैप्टर को 1 पेज में रिवाइज कर सकते हो। तो आपको इस लेसन में भी मिलेगा, बस जैसे ही ये लेसन खत्म होगा तब, ठीक है। तो यू नीड टू लर्न ना, पहले आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट समझ जाओ, ओपीएन आपको मिल जाएगा, आप ओपीएन से इजीली रिवाइज कर सकते हो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, और जो भी डाउट है कुछ है तो आप कमेंट कर दो, पूछ लो, ठीक है, आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू।